हाय फ्रेंड्स। बांग्लादेश के छात्र आंदोलन ने फिर से ये साबित कर दिया है कि छात्र आंदोलन जहाँ भी जब भी होता है तो जनमानस का अपार समर्थन इन्हें मिलता है। ये बांग्लादेश में देखा गया अभी, यही 1968 में फ्रांस में और 74 में भारत में भी देखा गया था। दूसरी बात, ये आंदोलन है छात्र आंदोलन और ये रिजर्वेशन के विरुद्ध शुरू हुआ है। रिजर्वेशन जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, बैकवर्ड एरिया वाले को मिल रहा है या हिंदू माइनॉरिटी को मिल रहा है, उसके विरुद्ध ये खड़ा हुआ। लेकिन ये छात्र आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है। ये जो रिजर्वेशन के विरुद्ध खड़ा हुआ था वो सत्ता के विरुद्ध सामने आ गया। ये बातें सामने सब देखी गई है। दूसरी बात, छात्र आंदोलन ने फिर से साबित कर दिया फ्रांस और भारत के बाद कि छात्र आंदोलन इतना समर्थ और सशक्त है कि सत्ता परिवर्तन में सफल हो सकता है। अभी देखा आपने, शेख हसीना जैसी ताकतवर शासक जो 15 साल से वहाँ पर राज कर रही थी, उसे रिजाइन करके देश छोड़ के जाना पड़ा। यही हुआ 1968 में वहाँ के बड़े ताकतवर प्रेसिडेंट थे, शक्तिशाली जनरल डिगॉल, उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इंदिरा गांधी 74 में बड़ी ताकतवर थी, उन्हें इमरजेंसी लागू करना पड़ा। ये सच्चाई है छात्र आंदोलन का। ये तो रही बात छात्र आंदोलन की। दूसरी बात देखिए कि इतना बड़ा आंदोलन अच्छा वहाँ सत्ता परिवर्तन में सफल हो गया, जरूर कोई न कोई बाहरी देशों का हाथ रहा होगा, ऐसा कहा जाता है। इसका आधार क्या है, क्यों ऐसा शक होता है? इसलिए कि ये चित्तगांव से इसकी शुरुआत हुई। लॉन्ग मार्च की शुरुआत चित्तगांव से शुरू हुई। चित्तगांव में इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई कि लोग विश्वास ही नहीं हुआ कि अभूतपूर्व भीड़ कैसे जमा हो गई, जब तक कि बाहर का कोई समर्थन नहीं है। जब वहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ तो कहीं अंत ही नहीं था, भीड़ मीलों मील भीड़ चल रही थी। सेना को कहा गया कि इसे रोकिए, सेना ने इनकार कर दिया। जो सिक्योरिटी पुलिस उसे रोक रही थी उसे भी मना कर दिया। ऐसा सेना ने क्यों किया? ये सारे शक हैं, आधार हैं कि हो सकता है बाहरी देशों का हाथ रहा हो। बाहरी देश कौन हो सकते हैं? चाइना और पाकिस्तान हो सकता है। चाइना का शासन और पाकिस्तान की ISI और जमायत इस्लामी पार्टी जो बांग्लादेश में है वो पाकिस्तान के समर्थन की है कि सब ने मिलकर यह षड्यंत्र किया होगा। ऐसे भी एक महारत हासिल है चाइना को कि सेना के साथ साठगांठ करके दूसरे देशों के शासन को नियंत्रण में करो, कंट्रोल में करो। पाकिस्तान में किया है, म्यांमार में भी कर रहा है, हो सकता है यहाँ भी किया हो, उसका हाथ रहा हो। दूसरी बात एक और है, ये जो चाइना की जो एक और बात है कि कुछ दिन पहले शेख हसीना गई हुई थी बीजिंग, चाइना, प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, 30 तारीख भर पर बात करने के लिए। तो उसने कहा कि हमको वहाँ मौका दीजिए, $2 बिलियन आपको हम देंगे और वो काम करेंगे। लेकिन उसे बात से जाहिर हुआ कि भारत के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र वह करेगा जाकर के बांग्लादेश में। बीच में ही उठ गई, बातचीत करते करते सीधा ढाका पहुंच गई। तो शक होता है कहीं न कहीं किसी कारण से ये नाराज रहा होगा चाइना और ऐसा करवाया होगा। ये सारी बातें हैं। लेकिन सिर्फ चाइना क्यों, अमेरिका को तो महारत हासिल है चाइना की तरह। अब जानते हैं अमेरिका वर्ल्ड चैंपियन है, दहशत फैला करके दूसरे देश की सत्ता को बदलने का महारत हासिल है उसको, वर्ल्ड चैंपियन रहा है। अब बहुत जगह किया है अमेरिका ने, यहाँ भी किया हो। ऐसे भी अमेरिका का दबाव था बांग्लादेश पर कि आप हमको क्वाड में समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, जो क्वाड वहाँ पर इंडो पैसिफिक एरिया में है चाइना के खिलाफ। हसीना ने मना कर दिया, शेख हसीना ने। दूसरी बात, ये जो सेंट मैरिन्स है, एक आइलैंड है बांग्लादेश का जो 9 किलोमीटर दूर है पानी में, बे ऑफ बंगाल में। अमेरिका ने कहा अब वो दे दीजिए, ये मिलिट्री बेस हम बनाएंगे चाइना के खिलाफ, वो भी मना कर दिया। ये सारे कारण हैं कि अमेरिका और चीन ने ऐसा करवाया हो अकेले। लेकिन जब तक सबूत ना हो तो इल्ज़ाम लगाना गलत होगा। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, इसका असर क्या होगा भारत पर, इम्प्लीकेशन क्या होगा भारत पर, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। पहली बात तो ये कि 4100 लंबी सीमा है, ये जो है बाउंड्री है दोनों भारत का, ये 4100 लंबी सीमा है, जो दुनिया की जितनी भी लंबी सीमाएं हैं उसमें से एक है ये। दूसरी बात, ये जो म्यांमार के साथ
उसकी सीमा है सिर्फ 271 किलोमीटर की। इसे अगर छोड़ दीजिए तो भारत चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर के रखा है। 5 सेंसिटिव स्टेट बांग्लादेश की सीमा पर हैं। मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और वेस्ट बंगाल है। इन सारी की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। पानी में बे ऑफ बंगाल भी है, तो बड़े सेंसिटिव है। तो भारत के अंदर ये बैठा हुआ है, इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही खतरनाक स्थिति है, बड़ा डेंजरस पोजीशन है, लोकेशन है उसका। दूसरी बात, ये जो बांग्लादेश है उससे जुड़ा हुआ है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आप जानते हो, बहुत छोटा सा कॉरिडोर है, 20-22 किलोमीटर का। नीचे में बांग्लादेश, ऊपर में नेपाल, भूटान और चाइना की नज़र है इस पर। कहीं इसको काट दिया चाइना ने बांग्लादेश की मदद से या सहयोग से, तो फिर नॉर्थ ईस्ट पूरे इंडिया से बाहर चला जाएगा। तीसरी बात है, ये जो इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, वो किस हालत में आप जानते हैं। मणिपुर में अभी आग लगी हुई है, उधर कश्मीर जम्मू में भी तो आग लगी हुई है। ये सारी बातें चल रही हैं। साथ ही साथ भारत ने देखा कि कहीं और कहीं एक कॉरिडोर कहीं कट गया भारत से, तो दूसरा अल्टरनेट रूट होना चाहिए। तो सोचा कि बांग्लादेश की ज़मीन होकर के रोड और रेलवे के थ्रू हम जोड़ देंगे नॉर्थ ईस्ट को भारत से। दूसरा पानी होकर के बे ऑफ बंगाल होकर के म्यांमार जाके वहाँ से जोड़ देंगे। अगर कहीं अभी उसके नियंत्रण में चला गया बांग्लादेश, ये खटाई में पड़ जाएगा, ये असर हो सकता है। तीसरी बात एक और है कि रिफ्यूजी बड़े आसानी से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। वहाँ की जो सीमा है, बॉर्डर, वो समतल है, पोरस बॉर्डर है। लाखों लाख लोग एक दिन में आ सकते हैं। यही हुआ था 71 में। कहीं अगर ऐसी भीड़ आ गई, भारत के लिए भारी परेशानी पैदा होगी। इसलिए भी कि भारत का जो रिफ्यूजी स्टेटस है वो यूनाइटेड नेशन से रजिस्टर्ड किया हुआ नहीं है। ये रिफ्यूजी को वापस भेजना मुश्किल होगा। यहाँ उसके लिए सारी सुविधाएं जुटाना मुश्किल होगा। अपराधी भी बढ़ सकते हैं यहाँ पर। सारी परेशानी भारत की हो सकती है। मैं एक वाकया बताता हूँ, आज से 25-30 साल पहले का, याद नहीं है किस साल हुआ था, कि जब भारत ने सोचा कि हम वहाँ पर एक फेंस खड़ा, दीवार बना देंगे सीमा पर, ताकि लोग बार बार इधर से उधर जाते हैं, नहीं आएगा। दीवार बनना शुरू हुआ साहब, तो BSF वहाँ पर थी, तो देखा कि उधर से बांग्लादेश की तरफ से करीब 15,000 की भीड़ चली आ रही है। किसी के हाथ में डंडे हैं, किसी के हाथ में पत्थर है, और भीड़ नज़दीक आ गई और पत्थरबाजी करने लगा, डंडा चलाने लगा। तो परेशानी हो गया BSF। उसने हेडक्वार्टर को फ़ोन किया दिल्ली ने कहा देखो उसको फायर मत करना, तोड़ने दो, अगर वो दीवार तोड़ रहा है तो। तोड़ने दिया। जब टूट गया सब कुछ, तो पूछा BSF ने, भाई ये बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो गुस्से में बताया कि ये बताओ कि सीमा के उस पार भारत में मेरी जो वाइफ है उसका मायके वहाँ पर है, वहीं गई हुई है। ये देखो बच्ची मेरे गोद पर है, मेरी बेटी है, तो माँ उधर है और बेटी मेरे पास है। हमारी बकरी जाती है उधर चरने के लिए, और बकरी का बच्चा यहाँ पर है, और गाय जाती है चरने, उसका बछड़ा यहाँ पर है। तुम क्या चाहते हो, माँ को बच्चे से अलग कर दें? ऐसा हो सकता है? ये बात हुई थी, और इतना सेंसिटिव बॉर्डर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। शेख हसीना के रहते बांग्लादेश का भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। अब शेख हसीना बाहर हैं सत्ता से, तो जाहिर है खालिदा जिया की वापसी होगी। खालिदा जिया जो भारत के विरुद्ध रही हैं, सब खिलाफ रही हैं, वो सत्ता में आएंगी। अगर खालिदा जिया की जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, वो सत्ता में आती है, तो जमात इस्लामी की भी वापसी होगी जो प्रो पाकिस्तानी है, और फिर ISI की भी वापसी होगी, वो भी प्रो पाकिस्तानी है। फिर क्या होगा कि बांग्लादेश इंटरनली अंदर से पाकिस्तान के नियंत्रण में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और एक्सटर्नली बाहर से चाइना के कंट्रोल में रहेगा। ये होना है। देन व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया, हियर आर द 3 पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट वुड बी मोर फ्रेजाइल। सेकेंड, ईस्टर्न फ्रंटियर वुड बी मोर volatile. And fourth is, India's Act East policy fails to have unstable relationship with the neighbor. ये 3 बात तो होना है। अब मैं एनालिसिस करूँगा। पहली बात ये, बांग्लादेश में इलेक्शन इसी साल हुआ है, जनवरी में। कहा जाता है कि बांग्लादेश की जो खालिदा जिया की पार्टी हैं, उन्होंने भारत की सरकार को एक प्राइवेट मैसेज भेजा था और कहा था कि इस इलेक्शन में आप
हमको साथ दीजिए, हमारी सरकार बनती है तो आपका जो राष्ट्रीय हित है या सुरक्षा है उसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन इंडिया के लिए मुश्किल था खालिदा जिया को साथ देना और शेख हसीना को छोड़ना। शेख हसीना बहुत विश्वासी थी, ये संभव नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि खालिदा जिया की पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस इलेक्शन को बैकआउट करेंगे, और फिर वो इलेक्शन फार्स बन के रह गया। वही एक मुख्य पार्टी थी जिसने भाग नहीं लिया। ज़्यादातर सीट जो विरोध हुआ शेख हसीना की पार्टी का, वो किसने विरोध किया? निर्दलीय ने, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने। तो वो बहुत अच्छा इलेक्शन नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात एक और है कि ये जो मुजीबुर रहमान थे, शेख हसीना के फादर, उसने पाकिस्तान के अत्याचार से देश को आज़ाद कराया, बांग्लादेश को, भारत की मदद से। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान को परिवार सहित बलि देनी पड़ी। देश को आज़ाद करने वाले की बलि हुई, आप सोचिए, कुर्बानी देनी पड़ी। रही बात उनकी बेटी शेख हसीना, उसने क्या किया? जो बांग्लादेश फेलिंग स्टेट था, फेलिंग स्टेट, उस फेलिंग स्टेट को एशियन टाइगर बना दिया। एकदम गरीब देश को समृद्ध देश में बदल दिया उसने। 6% का जीडीपी दिया उसने, शेख हसीना ने, जो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट जीडीपी रहा है। ये विकास हुआ वहाँ पर। तीसरी बात, संसार में सबसे अधिक अगर गारमेंट एक्सपोर्ट कहीं से होता है वो बांग्लादेश में से होता है। 30 to 40% अकेला बांग्लादेश पूरी दुनिया को गारमेंट भेज रहा है। ये सारी बातें हुई है। ये उसके बाद भी आप ये देखिए कि इतना समृद्ध बना दिया बांग्लादेश ने, लेकिन शेख हसीना को क्या मिला? रिजाइन करना पड़ा और देश छोड़ के जाना पड़ा। ये भी सच्चाई है। एक और बात है कि शेख हसीना की वापसी होगी क्या? ऐसा लगता है कि असंभव है, क्योंकि उनकी एज भी हो गई है 76। दूसरी बात, उनका बेटा जो इंग्लैंड में है उसने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी मम्मी फिर सत्ता में वापस नहीं जाने वाली है। दूसरी बात एक और है कि भारत ने जो सुरक्षा दिया है शेख हसीना को, इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। भारत का इतिहास भी यही था। ये सुकार्नो जो वहाँ की सत्ता में थे इंडोनेशिया में, उनको पकड़ करके अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट कर दिया उनको। यहाँ से बीजू पटनायक को भेजा गया, नेहरू ने भेजा, और घर के ऊपर हेलीकॉप्टर को उतार करके उनको बाहर निकाला गया और रातों रात इंडिया वापस ले आया। फिर नेपाल में उसी समय में घटना हुई। वहाँ के राजा जो थे शाह, उस शाह साहब को वहाँ की घटना ऐसी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ पर थे राणा, उनके साथ विवाद हो गया। राणा ने उनको अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट कर दिया। नेहरू ने फिर यहाँ से जहाज़ भेजा और वहाँ के राजा को दिल्ली वापस ले आया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ही बुलाया और समझौता करा दिया। ये भारत का इतिहास रहा है। फिर ये इतिहास दोहराया गया है। अभी की सरकार ने ऐसा किया है जो कि शेख हसीना को सुरक्षा दिया है। ये तारीफ है, तारीफ की बात। दूसरी बात एक और है, एक बात तो होगी, भारत की जो सिक्योरिटी है उस वक्त तो प्रेशर आना ही है। एक और फ्रंट लाइन खुल गया भारत के खिलाफ, एक और फ्रंट नया हो गया। अभी तक तो भारत की परेशानी थी पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर, अब ये बांग्लादेश बॉर्डर पर भी शुरू होगा। उनसे तो बाहर से परेशानी थी और इनसे अंदर से परेशानी होगा। लेकिन जो भी हो, इंडिया पॉजिटिव है। हो सकता है इंडिया का प्रयास सफल हो और कल जाकर के बांग्लादेश और इंडिया का रिश्ता फिर वैसा ही हो जैसा रहा है सब दिन तक। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।